कुछ तिथियां कैलेंडर पे नहीं होती, वे देश के मस्तिष्क पर अंकित होती हैं। 26 जनवरी। India, that is Bharat, shall be a sovereign democratic republic. सन 1950 भारत स्वयं से साक्षात्कार करता है, संविधान को धारण कर एक राष्ट्र गणराज्य बनता है। प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के दिन दिल्ली महानगर के इरविन एम्फी थिएटर में संपन्न हुआ। President of the Republic of India, Dr. Rajendra Prasad arrives to take the salute at a march past. गौरवपूर्ण पल जब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। क्या गौरवपूर्ण पल रहे होंगे जब जाने माने शिक्षाविद, दार्शनिक और विचारक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत के द्वितीय राष्ट्रपति की हैसियत से गणतंत्र दिवस परेड की सलामी ली होगी। स्वतंत्रता सेनानी और जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे और गणतंत्र दिवस पर ध्वज फहराकर भव्य परेड की सलामी ली। राजनेता और राजनयिक रहे वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति रहे, जिन्होंने गणतंत्र दिवस परेड के दौरान चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ाया। बतौर पांचवें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने गणतंत्र दिवस परेड की गरिमा को बरकरार रखते हुए परंपरागत रूप से अपना दायित्व निभाया। राष्ट्रपति महोदय, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गर्व से परेड करती हुई भारतीय सेना और उसी शान से सलामी लेते हुए भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी। The president alights, followed by the Nigerian president. सत्यमेव जयते के मंत्र को हृदय में बसाकर पारंपरिक रूप से गणतंत्र दिवस परेड की शोभा बढ़ाते हुए हमारे शस्त्र बल और उनको सलामी देते हुए भारत के सातवें राष्ट्रपति ज्ञानी सैल सिंह, भारत के आठवें राष्ट्रपति आर वेंकटरमण इस गौरवशाली पल के साक्षी। सजा हुआ राजपथ और भव्य परेड और बतौर देश के नौवें राष्ट्रपति ध्वज फहराते हुए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। गणतंत्र दिवस परेड को देखने हर बार बड़ी तादाद में लोग उत्सुक रहते हैं और परेड की सलामी लेते हुए भारत के 10वें राष्ट्रपति के.आर. नारायणन, 11वें राष्ट्रपति के तौर पर देश के जाने माने वैज्ञानिक और जन जन के प्रिय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, महिला सशक्तिकरण की एक और उदाहरण बनी भारतीय सेना की सुप्रीम कमांडर और देश की 12वीं राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। बतौर 13वें राष्ट्रपति एक कुशल राजनीतिज्ञ प्रणब मुखर्जी ने राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड की सलामी ली। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति देश के नागरिकों के साथ ये राष्ट्रीय पर्व मनाते हुए गणतंत्र दिवस महज एक औपचारिक समारोह नहीं, बल्कि देश की आन बान शान के लिए त्याग और सेवा की हर नागरिक की कामना है। भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गौरवपूर्ण भाव के साथ इस संकल्प को दोहराते हुए विशाल परेड की सलामी लेते हुए वंदे मातरम की भावना की गूंज भारत के कोने कोने में सुनाई दे रही। As the Republic Day parade unfolds today along the Kartavya Path, the Indian Army will showcase the Battle Army formation, a dynamic presentation that demonstrates how a modern battlefield is organized and fought. Leading the formation will be reconnaissance elements, the vigilant eyes and ears of the Army, gathering vital intelligence and ensuring a safe and secure advance for the troops. They will be followed by the battlefield shaping elements. At the core of the formation will be the combat elements
infantry, armored and mechanized forces which deliver decisive action, secure territory and protect the nation with courage and resolve. Supporting them are the combat support elements, including artillery, air defense, engineers and the signal units providing firepower, protection, mobility and seamless communication. Following the fighting forces are the logistics elements ensuring uninterrupted supply, and the medical support and rapid battlefield recovery all will be demonstrated here today. Today, we also have the animal contingent of the Indian Army known as the Him Yodha, who support our Yodhas in the Himalayas and the Siachen. In this, you will see the Bactrian camel, Zanskari pony, black-eyed raptor and the indigenous breed of dogs. So winter has this beautiful way of foregrounding the importance of warmth in our lives. And today, as we see camaraderie, warmth on display here in the enclosures, patriotic fervor, national celebration takes on new meaning. This year's Republic Day theme is based on the 150th anniversary of our national song, Vande Mataram. During the period of oppressive British rule, the one revolutionary poet who dared to give voice to the soul of the motherland was Bankim Chandra Chattopadhyay. Vande Mataram, Mother, I bow to thee, soon became a war cry for freedom. And today the central area opposite the saluting base has been decorated in tune with this year's theme with a beautiful rangoli displayed on your screens. सन 1923 में तेजेंद्र कुमार मित्रा के बनाए चित्रों की एक एल्बम वंदे मातरम चित्राधार कानपुर से छपी। इसमें वंदे मातरम गीतों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया था। उन्हीं चित्रों को यहां कर्तव्य पथ पर दीर्घाओं के पीछे व्यू कटर के तौर पर लगाया गया है। इन चित्रों के साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के छंद भी इनमें शामिल हैं। वंदे मातरम के 150 वर्ष मनाते हुए ये एहसास सहज ही हो जाता है कि राष्ट्रगीत राष्ट्र की आत्मा की भी आवाज है। वंदे मातरम। मातरम, वंदे मातरम। कुछ पंक्तियां सिर्फ गीत नहीं होती, वे राष्ट्र की चेतना बन जाती हैं। वंदे मातरम भी एक ऐसा ही अमर स्वर है। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। यह गीत उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में सम्मिलित हुआ और शीघ्र ही भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरक मंत्र बन गया। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा वंदे मातरम का प्रथम सार्वजनिक गायन हुआ और तभी से यह गीत देश की आजादी की लड़ाई में जन जन की आवाज बन गया। 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान वंदे मातरम ने एक गीत से आगे बढ़कर राष्ट्रीय जागरण का रूप ले लिया। जुलूसों, सभाओं और जेलों तक यही स्वर गूंजता रहा। स्वतंत्र भारत में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता प्रदान की। वंदे मातरम किसी धर्म, किसी काल या किसी राजनीति का गीत नहीं, यह उस माँ की वंदना है जिसकी गोद में हिमालय की ऊंचाई भी है और सागर की गहराई भी। आज जब भारत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का गौरवशाली उत्सव मना रहा है, यह गीत केवल इतिहास नहीं, हमारी राष्ट्रीय चेतना का जीवंत प्रतीक बनकर हमारे साथ खड़ा है। और यही कारण है कि इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह की भावना भी एक ही स्वर में गूंजती है। स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम। देश के 77वें गणतंत्र दिवस का मंत्र है स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और साथ ही समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भरता। इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह को यादगार बनाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं और आज कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र से आए लगभग 10,000 विशेष अतिथियों की उपस्थिति इस समारोह को अनोखी गरिमा और चमक प्रदान कर रही है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से संवाद करते हैं। मन की बात के प्रतिभागी भी आज कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय पर्व के इस समारोह में जुड़ रहे हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। The camera now captures another vibrant section of the enclosures along Kartavya Path, especially Godavari enclosure, where the cultural diversity of India finds graceful expression. Guests seated here are seen, few of them, in traditional and ceremonial attire. Their colors and styles reflecting the many regions and traditions of the country. Also present are few specially invited couples from each state and union territory dressed in their respective traditional attire. Together, they lent Kartavya Path a distinctive elegance, symbolizing the unity and diversity that lie at the heart of the Republic. पूरा सेंट्रल विस्टा एक विशाल कैनवस बन गया है। कर्तव्य पथ पर समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व है। यहाँ पर हमारे विदेशी मेहमान भी पधारे हुए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, गणतंत्र दिवस एक खास मौका होता है और इस बार तो यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष हमारी मेहमान हैं। दो खास मेहमान, इनके साथ आया हुआ प्रतिनिधिमंडल भी यहाँ मौजूद। Our chief guests for this year's parade are Mr. Antonio Costa, the President of the European Council, and Madam Ursula von der Leyen, the President of the European Commission. They shall arrive here shortly with the President of India, Srimati Draupadi Murmu. The relationship between India and the European Union rests on shared values and principles, including democracy, rule of law, a rules-based international order, and commitment to effective multilateralism. The EU is among India's top overall trading partners in both goods and services. The enclosures now packed with people from all walks of life, people who have come here to not only celebrate together, but to show unity in diversity. It is our pleasure and privilege to have our foreign dignitaries and the guests to celebrate our 77th Republic Day with us. आर्थिक और वैश्विक पटल पर भारत एक मजबूत और भरोसेमंद सहभागी के रूप में उभर चुका है। भारत की ओर से यह साफ संकेत है कि वो अपने देश हित के लिए वैश्विक स्तर पर हर पहल के लिए तैयार है। यूरोपीय संघ के साथ चल रही वार्ता भारत की इसी नीति के आलोक में एक बड़ा कदम है। यूरोपीय संघ 27 देशों का राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है। कई वर्षों से भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार, निवेश, डिजिटल क्षेत्र, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में साझेदारी के लिए लगातार बातचीत चल रही है। 26 जनवरी 2026 को अपने 77वें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में आयोजित होने वाली भव्य परेड के लिए भारत ने यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व की दो बड़ी शख्सियतों को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लायन और एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। उर्सुला वॉन डर लायन जर्मन राजनेता हैं और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी की सदस्य हैं। वो न केवल यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष हैं, बल्कि जर्मनी की पहली महिला रक्षा मंत्री भी थी। वो 2019 से यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष के रूप में अब अपना बहुमूल्य योगदान भी दे रही हैं। एंटोनियो कोस्टा एक वकील और राजनेता हैं। 2015 से 2024 तक ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे और सोशलिस्ट पार्टी में महासचिव के हैसियत से भी अपना योगदान दिया। 2024 में इन्होंने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष का पदभार संभाला। पिछले कुछ समय से टैरिफ को लेकर विश्व बाजार में हो रहे उथल-पुथल के बीच भारत यूरोपीय संघ के साथ एक नए ऐतिहासिक कदम पर मुहर लगाने जा रहा है। एक नया भविष्य रच रहा है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब समझौते के कगार पर है और ये समझौता व्यापार और निवेश के दृष्टिकोण से भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगा। भारत यूरोपीय संघ के लिए एक नया भरोसेमंद पार्टनर होने जा रहा है। 27 जनवरी 2026 को हो रहे भारत और यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन से दोनों पक्षों के लिए निवेश और बाजार के लिए एक नए सुनहरे सफर की शुरुआत होगी, ऐसी आशा जताई जा रही है। कुल मिलाकर देखें तो भारत के आत्मनिर्भर होने और वैश्विक मंच पर बड़ी ताकत बनने के संकल्प को केंद्र में रख
भारत का विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की ओर महत्वपूर्ण कदम, और साथ ही कुछ देशों पर अपनी निर्भरता कम करने की एक सोची समझी पहल। कर्तव्य पथ के दोनों ओर जीवनदायिनी नदियों के नाम पर बनी दर्शक दीर्घाओं में उत्सुकता और गौरव की भावना भरे खास और साधारण जन। इस बार 10,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है, जिससे समाज की व्यापक भागीदारी हो रही है। इन दीर्घाओं में आपदा मित्र हैं, जो एनडीएमए के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले वॉलंटियर्स और कर्मी, इनके साथ साथ जन औषधि के कर्मी, खादी के कारीगर जिन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, हर घर नल के इस मिशन के कर्मयोगी यानी वे श्रमिक जिन्होंने कर्तव्य पथ और कर्तव्य भवन के निर्माण में अपना योगदान दिया है। So here we are today, celebrating people, celebrating achievements, nothing big or small, just celebrating everything and celebrating yet another milestone, measuring and marking the progress made by an established democracy. Over the years, our armed forces, our proactive governance and nuanced and balanced domestic and foreign policies have helped our democracy remain vibrant, and today is seated on either side of this ceremonial boulevard, Kartavya Path, a slice of that vibrancy, very, very visible. We have participants who have participated in the Man Ki Baat program, a very, very popular program in which the Prime Minister speaks directly to the nation. It's a lovely sunny January morning here in New Delhi. As the warmth of a benevolent sun seeps into our bones, the warmth of celebration gets intensified. Celebration acquires new dignity, patriotism takes on fresh fervor, and diversity exhibits all its dynamism. Today, the nation salutes the valor, discipline and professionalism of the Indian Armed Forces, whose decisive role ensured success in Operation Sindoor. The nation proudly acknowledges Operation Sindoor as a symbol of the nation's unwavering commitment to the safety, dignity and security of its people. A defining strength behind the success of the Operation Sindoor was India's growing self-reliance in the defense. Atmanirbhar Bharat proved to be a force multiplier on the battlefield, empowering commanders with the confidence and providing soldiers with tools they trust, built by the nation for the nation. Republic Day is also a celebration of people's participation in the democratic life of the nation, and continuing this tradition of public engagement, a series of competitions, contests and quizzes were conducted this year on the MyGov and My Bharat portals, centered on the themes of Vande Mataram and Atmanirbhar Bharat. भारतीय सेना और देश की रक्षा प्रणाली हर प्रकार से आत्मनिर्भरता का मंत्र लेकर उन्नति पथ की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। भारतीय सेना हर मोर्चे पर सजग। भारत की धरती, समुद्र, आकाश हो या फिर साइबर स्पेस, भारत की सुरक्षा और शांति को भंग करने वालों के लिए एक सख्त चेतावनी। ऑपरेशन सिंदूर ने बदलते भारत की नई तस्वीर पूरे विश्व के सामने पेश की। ब्रह्मोस, हैमर बॉम्ब, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, मीटियोर मिसाइल्स को प्रयोग में लाया गया। राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स का इस्तेमाल भी किया गया। स्वदेशी ड्रोन भी इस मिशन में कारगर साबित हुए। भारतीय सेना के तीनों अंगों, थल सेना, वायु सेना और नौ सेना ने सराहनीय तालमेल का प्रदर्शन किया। भारत अब एक उभरता हुआ वैश्विक शस्त्र निर्यातक बन रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने
स्ट्रेटेजिक गाइडेंस जय का मंत्र दिया, जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन। देश का 77वां गणतंत्र दिवस समारोह, जिसका मुख्य आयोजन स्थल देश प्रेम के रंगों से दमकता कर्तव्य पथ, बड़ी संख्या में जहां आज सुबह से ही इस राष्ट्रीय पर्व में हिस्सा लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं, बड़े संयम के साथ, धैर्य के साथ और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत। मौसम बहुत ही खुशनुमा, जो आज के इस गणतंत्र दिवस समारोह को एक नई आभा, नई गरिमा प्रदान कर रहा है। विशिष्ट अतिथिगणों का आगमन लगातार जारी है और साथ ही अपने अपने निर्धारित क्रम पर, निर्धारित समय पर, निर्धारित जगह पर लोग अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं ताकि भरपूर आनंद ले सकें इस राष्ट्रीय पर्व के समारोह का। For those seated along Kartavya Path, this is a once-in-a-lifetime moment. A brief glance at this spectacle, they will carry this forever in their hearts. Children watch in wonder and elders with quiet satisfaction, families with a sense of belonging. All bathed in colors of freedom here at Kartavya Path. And soon, keeping with the most sacred tradition of Republic, the Honorable Prime Minister of India will shortly pay homage to the nation's valiant martyrs at the National War Memorial. And here we see vibrant faces gleaming with joy, waving at our cameras. कर्तव्य पथ पर उल्लास, उत्साह, उमंग इन सभी प्रतिभागियों के चेहरे पर साफ पढ़ी जा सकती है। बैंड जो कि सलामी मंच के ठीक सामने है, हवा में स्वर लहरियां बिखेरता है और आह्लादित, आनंदित करता है यहां मौजूद जनसमूह को। So as we can see here today, a country is not just a place on a map, a line on the ground, or a shape in the head. It is alive, it is organic, dynamic, and a unifying force, and it helps shape our identity. But progress is only when we don't allow our identities to limit us. Every year, the 26th of January sees us come together in the collective part of our identity, while showing us the limitless possibilities of moving together as one. National celebrations, of course, have that effect. They help us see what makes us the same, rather than what makes us different. And that is why we always, on occasions like this, salute our motherland. Always and every time. Getting up early in the morning, children across all ages, people across all demographics have come here. And that is spirit. That is encouragement. And that's called making memories. हमारे गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन स्थल कर्तव्य पथ, राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रीय समर स्मारक तक 3 किलोमीटर लंबा मार्ग कर्तव्य पथ, जो कुछ वर्ष पहले तक राजपथ के नाम से जाना जाता था, उससे पहले उसे किंग्सवे कहते थे। जैसा कि हम सब जानते हैं, जनपथ को क्वींसवे कहते थे। और इधर राष्ट्रीय समर स्मारक के नजदीक यहां माननीय प्रधानमंत्री का आगमन कुछ ही क्षणों में होने वाला है। उनकी कारों का काफिला धीरे धीरे राष्ट्रीय समर स्मारक की ओर बढ़ता हुआ, राष्ट्रीय समर स्मारक पर छत्र के नीचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, इस प्रतिमा को अरुण योगीराज ने बनाया और राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय रक्षा मंत्री। कुछ ही क्षणों के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा राष्ट्रीय समर स्मारक पर, जहां वो देश के अमर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। वे अमर शहीद जिन्होंने देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। उनके आगमन पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं के वीर जवानों के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचायक है राष्ट्रीय समर स्मारक। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन
रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल डी के त्रिपाठी और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत, उनका अभिवादन इन सभी अधिकारियों के द्वारा रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय समर स्मारक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। Prime Minister Narendra Modi having arrived here at the National War Memorial, now moving towards the Amar Chakra or the Circle of Immortality. Here is lit the eternal flame or the Amar Jawan Jyoti, which burns continuously under the central obelisk. Fire, pure and strong and vibrant, symbolizing the immortality of the spirit of the foreign soldier. The laying of the wreath by the Prime Minister, a solemn tribute to those who for our today gave up their tomorrow. The circular wreath, symbolic of eternity, the continuity of the cycle of life and the journey of the being, with no beginning and no end. Squadron leader Hemant Singh Kanya, leading the 21-member inter-services guard positioned here, will give the commands first for Salami Shastra, followed by Shok Shastra. And that will be followed by 2 minutes of silence. Silence, solemn, still, tranquil. While a billion hearts beat, some now lie still, as gratitude, homage and honor call the silence, simply saying it all.
भारत सेना जय